नेताजी की गिरफ्तारी पर पुलिस वर्सेस पुलिस का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। और बीजेपी के नेता तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर पुलिसिया बवाल खड़ा हो गया। बग्गा को दिल्ली में उनके घर से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और पंजाब पुलिस के घर पहुंचने पर बग्गा को गिरफ्तार किए जाने के बाद विरोध शुरू हुआ। उनके पिता ने विरोध किया और पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई पर खाकी में आपसी टकराव यहां हो गया है। पंजाब पुलिस ने बग्गा को लेकर मोहाली की तरफ रुख किया, हरियाणा पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका कुरुक्षेत्र में, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की एंट्री होती है और दिल्ली पुलिस ने भी पंजाब पुलिस के खिलाफ बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया है। उधर पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को चिट्ठी लिखी और पंजाब पुलिस की ओर से यह कहा गया कि हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस के काम को बेवजह रोक रही है। बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में कई घंटे तक दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच तनातनी बढ़ी रही। कुरुक्षेत्र में घंटों बग्गा को रोका रखा गया और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस से बग्गा को लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हुई। तो बहस जरूरी है कि बग्गा की गिरफ्तारी पर आखिर पुलिस में आपसी खींचतान किस लिए है? क्या यह खींचतान सियासी है? और पंजाब वर्सेस हरियाणा वर्सेस दिल्ली पुलिस की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई। और चूंकि जिस तरह की ये पूरी सियासत से प्रेरित घटना दिखाई दे रही है, चूंकि जिस तरह एक नेता पर टिप्पणी करने को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, मामला दर्ज किया जाता है, ठीक है, इस विषय को लेकर भी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर डालें। उससे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा दें जहां बग्गा की गिरफ्तारी होती है, पहले दिल्ली में उनके घर से, उसके बाद उन्हें पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके मोहाली की ओर रुख किया जाता है। तो रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोकती है और फिर दिल्ली पुलिस की एंट्री होती है और दिल्ली पुलिस वापस तजिंदर पाल बग्गा को दिल्ली लेकर आती है। और यहाँ इस तरह से जो खींचतान है पुलिस वर्सेस पुलिस, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है राजनीति से प्रेरित तो साफ नजर आ ही रहा है। इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर पुलिस का काम क्यों बाधित किया जा रहा है और इस तरह से अगर किसी एक पक्ष की गलती है तो दूसरे पक्ष की क्या गलती में कोई कमी है या यहां पर कौन गलत है कौन सही, ये तो कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इन परिस्थितियों को लेकर इस तरह से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। और अब सवाल क्या कहता है? दरअसल पहला सवाल यह कि बग्गा की गिरफ्तारी पर खाकी की आपसी लड़ाई क्यों? वो भी एक राज्य की पुलिस है और ये भी एक राज्य की पुलिस, तो दोनों के बीच टकराव की स्थिति आखिर क्यों बन रही है? क्या बग्गा पर खाकी का टकराव सियासी है या फिर पंजाब पुलिस को रास्ते में रोकने के आखिर मायने क्या है? इन सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है, चर्चा करेंगे उन सभी से। एक छोटा सा तारुफ मैं आपसे करा देता हूं उनका और उसके बाद चर्चा में चलेंगे। इस बीच हमारे साथ रमन मलिक साहब बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है। रमन जी बहुत स्वागत है। दीप कमल सारण जी हमारे साथ जेजेपी से जुड़ गए हैं। दीप कमल जी बहुत स्वागत है। मनीष खटाना जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रजवंत दयनवाल साहब जुड़ेंगे आईएनएलडी से, और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जैन साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि शस्मिता त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनसे बात करेंगे, कानूनी जो दांवपेच हैं इसमें उन पर उनसे जानकारी लेंगे। और रणवीर शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हरियाणा कैडर के, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जब पुलिस वर्सेस पुलिस जैसी स्थिति बनती है तो ऐसे में आखिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है। और जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीप कमल जी, गिरफ्तारी हुई तजिंदर पाल बग्गा की, दिल्ली पुलिस ने उन्हें वापस लाकर दिल्ली में, ये आखिर पुलिस वर्सेस पुलिस की स्थिति क्यों बन रही है? एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ एक राजनीतिक व्यक्ति टिप्पणी करता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद पुलिस की खींचतान शुरू होती है। क्या अच्छा संदेश जाता है लोगों में इससे? नहीं, देखिए, अच्छा संदेश तो बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं जो हमारी इंटर स्टेट पुलिसिंग है उसमें कोई तालमेल की जो बात है, जो उसको सुधार हो सकता है वो होना चाहिए। और राजनीतिक लोगों के साथ, बिकॉज ये नहीं आप कह सकते हमेशा से कि कोई भी जो कार्रवाई हो रही है अगर राजनीतिक व्यक्ति के साथ हो रही है तो वो उतनी ही बराबर है या उतनी ही उसके पीछे कोई मोटिव इंटेंशन नहीं है जितना किसी और आम लोगों के साथ होता है। हमेशा से राजनीतिक जो भी आरोप होते हैं या अपराधी होते हैं या जिनके ऊपर भी कोई भी राजनीतिक मुकदमे चलते हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया ही जाता है, ये कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन मैं इसमें ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि
अब से लगभग 24 घंटे पहले ही पंजाब पुलिस की एक सूचना पर हरियाणा पुलिस ने कितना बेहतरीन और कितना जरूरी काम किया है वो पूरे देश ने देखा है। और उसमें सिर्फ एक सूचना जो पंजाब पुलिस की तरफ से हरियाणा पुलिस को दी गई और वहां से उसके बाद करनाल के सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस तक वो बात पहुंची और उन्होंने बहुत मुस्तैदी से 24 घंटे पहले 4 मिलिटेंट्स को और बहुत ही खतरनाक जो एक्सप्लोजिव्स उनके पास थे बहुत ही सफाई से और कामयाबी से वो उनको डीएक्टिवेट भी किया, अरेस्ट भी किया, आगे पुलिस कस्टडी में भी उनको 10 दिन के रिमांड पे ले लिया है और कहीं कोई जान माल का नुकसान या खतरे की स्थिति वहां पर पैदा नहीं होने दी। तो ये भी वही उसी जीटी रोड उसी हरियाणा पुलिस की बात है। अगर उन्होंने पंजाब पुलिस की कल एक सूचना पर मुस्तैदी से काम किया था तो आज उन्होंने अगर दिल्ली पुलिस की किसी सूचना पर कोई काम किया है तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब पुलिस को उस पर कोई बहुत ऐतराज करना चाहिए। जब भी कोई इंटरस्टेट दूसरे स्टेट से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो पड़ोसी राज्य का जहां से कनेक्टिविटी है, जहां से हाईवे गुजर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो शुरुआत के तौर पर उनके पास इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट करे जो भी गाड़ियां कहीं से क्रॉस कर रही है। तो और उनको जब तक कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज वहां नहीं पहुंचती हैं या उनकी तरफ से स्पेशल क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आते तब तक के लिए उनको अपनी कस्टडी में लेना, लेकिन अपने पास रखना, मुझे लगता है कि वो जो जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। यहाँ तो राजनेता का मामला है और अगर राजनीतिक नेताओं के बयानबाजियों के आधार पर गिरफ्तारियां होने लगी तो मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिशियंस को उठाकर जेल में डाल देंगे। नहीं, ये तो एक पहलू है ना। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसकी वजह से आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है एक बार, तो राजनीतिक व्यक्ति होने की वजह से आपको ऐसी कोई इम्यूनिटी भी तो नहीं मिल जानी चाहिए ना कि अब आपको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। आपको तो पूरे आत्मविश्वास के साथ और कानून में आस्था रखते हुए उसमें से पूरी प्रोसेस से गुजरना चाहिए, उसका पार्ट बनना चाहिए। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि क्यों जिस इम्यूनिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस इम्यूनिटी का आप जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे लगता है रमन मलिक साहब इस पर बेहतर बता पाएंगे बीजेपी से। रमन साहब, कोई इम्यूनिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी राजनेता को कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसका बचाव हो सके। एक सेकंड क्योंकि देखिए आपने सवाल ये किया कि राजनीतिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी होने लगी तो फिर क्या से क्या हो जाएगा। हाँ। या तो इस सवाल को आप ठीक कीजिए। हाँ। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो मेरा जवाब वही होगा जी। आप रमन मलिक जी के पास जाइए, लेकिन उससे पहले एक बार मैं उनको आपका सवाल दोहराना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर राजनीतिक व्यक्तियों की ऐसी गिरफ्तारी होने लगी तो फिर देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। उसके जवाब में मैंने ये कहा था कि राजनीतिक व्यक्ति होना किसी को ये आजादी नहीं देगा कि उसकी गिरफ्तारी ही नहीं हो सकती। ठीक है, मेरा जवाब था उस सवाल। ठीक है सर, ठीक है। रमन मलिक साहब, गिरफ्तारी होती है एक टिप्पणी पर, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी के नेता टिप्पणी करते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है। बताया जा रहा है कि उनको 5 बार नोटिस दिया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई जानकारी हमें नहीं थी कि पंजाब पुलिस यहां करके किसी नेता को या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाली है। और इस तरह से गिरफ्तारी होती है कि उनके पिता कहते हैं कि किडनैपिंग हुई है, ये हमें जो नोटिस दिए गए हमने उसके जवाब दिए, लेकिन उसके बाद घर में 15, 20, 50 लोग आते हैं और उठा करके ले जाते हैं, पगड़ी भी पहनने का मौका नहीं मिलता। देखिए, सबसे पहले तो आज जो भी हुआ है वो शर्मनाक है, निंदनीय है। इसलिए नहीं कि वो एक भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर हुआ है, इसलिए नहीं कि वो किसने करवाया, बल्कि इसलिए कि एक सिख को अपने केस ढकने का मौका नहीं मिला। और पंजाब के अंदर सिल्क रिलेज का विषय, बेअदबी के विषय को जो लोग उठाते हैं, आज उनके मुंह में शायद दही जमा होगा। बहरहाल, थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में जाइए जी। ये वो व्यक्ति है जो ना जाने किस प्रकार के शब्दावली मरहूम स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को या अन्य नेताओं को, अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों को देता आया है। जो देश के प्रधानमंत्री के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि वो साइकोपैथ है। देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे और उनके खिलाफ किसी ने बोला था तो ये देश एकजुट होके उस पत्रिका के खिलाफ भी और उन लोगों के खिलाफ भी खुल के सामने आया। लेकिन ये व्यक्ति वो भी है जो 26 जनवरी को बर्बाद करने का धमकी देता है। ये व्यक्ति वो है जिसके लिए गुणवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस है,
वो खुल के बोलता है कि जी हमने पैसे दिए, ये हमारे, जो कहना चाहिए ना कि जैसे ये रिमोट है, ये हमारे रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला आदमी है। तो रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो रिमोट कंट्रोल चला रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री का, अजीब दास्तान है। हाँ। लेकिन मैं फिर भी आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक डीके बासु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि सेक्शन 79 सीआरपीसी और सेक्शन 41A, 41B, 51 और 50 सीआरपीसी का उल्लंघन कोई भी जो पुलिस है या जो कानूनी व्यवस्था करने वाले हैं वो नहीं कर सकते। हाँ। तो उसका उल्लंघन कैसे हुआ? देखिए, अगर आप दिल्ली आए हैं तो दिल्ली में आपको किसी को अरेस्ट करने के लिए आपको दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वारंट देने पड़ेंगे, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, साथ में ले जाना पड़ेगा जी। एक प्रोसेस है। दूसरी चीज, हरियाणा पुलिस को आप ये करते हैं कि आप दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस को बताती है, हरियाणा पुलिस अरेस्ट करती है, उनको रोकती है। आपको पता नहीं याद हो या ना हो, एक बारी चौटाला साहब के एक करीबी करता है और करता रहेगा। आपके तानाशाही गुंडागर्दी से बीजेपी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न थकने वाला है और न डरने वाला है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ये कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया, रमन मलिक जी से बात हो रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं और ना ही तानाशाही से किसी भी तरह वो घबराएंगे। रमन मलिक जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। ये कह रहा था कि ये दोनों विषयों के साथ साथ आपको ये भी विषय याद रखना पड़ेगा कि इसकी टाइमिंग के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। और टाइमिंग के ऊपर मैं क्यों सवाल उठा रहा हूं और ये मेरा चार्ज भी है कि कल 242 किलोमीटर फिरोजपुर से लेकर अंबाला बॉर्डर तक पंजाब में से गुजरती हुई एक गाड़ी, जिसके अंदर बम, जिसके अंदर असला, जिसके अंदर आतंकवादी थे, वो शरेआम निकल जाती है, पंजाब पुलिस नहीं पकड़ पाती। और आज पंजाब बॉर्डर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर दिल्ली आके वो एक साधारण नागरिक को आतंकवादी की तरह पकड़ के जाती है। क्या इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल। और क्या प्रश्न चिन्ह ये नहीं उठना चाहिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या पंजाब का गवर्नर लगा है जो पंजाब पुलिस उसके लिए आ रही है कौन वो? एक साधारण नागरिक। और राघव चड्ढा को 5-5 गाड़ियों की सुरक्षा किसने दी है पंजाब में? कौन सा थ्रेट परसेप्शन है? अब ये जो जंग इन्होंने छेड़ी है, हाँ। ये कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी, ये संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी। लेकिन हाँ, एक फिल्म थी, उसमें ये डायलॉग बड़ा अच्छा था कि आसमान की तरफ देख के थूकने वाले के मुंह पे थूक गिरता है, हाँ। और इस चीज का जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा केजरीवाल। ठीक है, दीपक जैन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। दीपक जैन जी, आसमान पे थूकना तो फिर आपके ऊपर ही थूक पलट के गिरेगा और करारा जवाब मिलेगा। मलिक साहब कह रहे हैं। देखिए मलिक साहब को शायद पता नहीं, हमने कल भी सर्वे कराया था। 90% लोग दिल्ली को गुंडों की, लफंगों की, बलात्कारियों की पार्टी मानते हैं। ये जो बग्गा, लफंगेदार बग्गा लफंगे करता है, कोरोना के टाइम पे इसने ऑक्सीजन पर लफड़ा किया, ये दंगे भड़काने। चुप रहे। चलिए प्लीज थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए सर प्लीज, ऐसे नहीं। जैन साहब थोड़ा मर्यादाओं का ध्यान रखिए, सर मर्यादाओं का ध्यान रखिए, आपसे सीनियर है प्लीज। जैन साहब सुनिए सर, सुनिए। नहीं, शब्दों का ध्यान तो रखना पड़ेगा सर। आपकी राजनीतिक रूप से भले ही कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिएगा, लोग देख रहे हैं सर। अगर मेरी पार्टी को गाली दोगे मैं वहीं आकर पीटूंगा, ये बता रहा हूं। नहीं चाहिए
तमीज से जैन साहब सुनिए, जैन साहब सुनिए, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। जैन साहब, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। अगर सुनिए सर, सुनिए, एक राज्य की पुलिस, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दीपक जैन जी डायरेक्ट नहीं बात करेंगे आप प्लीज। मैं यहां बैठा हूं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर एक राजनेता को गिरफ्तार करती है और उस राज्य की पुलिस का यह कहना है कि उनकी तरफ कोई उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, कोई ऐसी सूचना नहीं थी। क्या यह ठीक है? मैं जवाब दे दूं जी, जवाब दे देता हूं। दिल्ली पंजाब पुलिस कल जनकपुरी के थाने के अंदर गई इंटीमेशन देने के लिए। दिल्ली पुलिस के एसएसपी के ऊपर अमित शाह जी का दबाव था, डीसीपी के ऊपर दबाव था, उन्होंने इंटीमेशन नहीं ली। दिल्ली पुलिस ने फिर इंटीमेशन दी, डीएसपी को उन्होंने कस्टडी में लिया। फिर हमारे एएसआई पंजाब पुलिस के एएसआई ने 112 नंबर कॉल करी। 112 नंबर कॉल करने के बाद डीएसपी साहब को वहां से छोड़ा गया। फिर पंजाब पुलिस ने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करके शुरू से लेकर लास्ट तक पंजाब पुलिस के पास वहां की रिकॉर्डिंग है इंटीमेशन देने की। इंटीमेशन ली नहीं है एसएचओ ने, पर पंजाब पुलिस ने प्रॉपर रिकॉर्डिंग के अंदर शांति को भंग करता है, उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद हरियाणा पुलिस को अनिल विज जी का बयान आता है कि बग्गा को मैं जी, चलिए मैं इनके झूठ का पर्दाफाश कर देता हूं। जी मलिक साहब, जिस समय पंजाब पुलिस ने जिस समय यह काम करा और जाके दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करा कि जी हम फला आदमी को अरेस्ट करने आए हैं, उस समय पंजाब पुलिस की गाड़ी बग्गा जी को लेके दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कर चुकी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस के पास है। अब मैं ये सामने आपके सवाल रखता हूं, जो पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी को उसकी स्टेट में आके झूठ बोल रहे हैं और झूठ के आधार के ऊपर इस प्रकार का आडंबर रच रहे हैं अपने मालिकों का, उन पे आप कितना विश्वास कर सकेंगे? दिल्ली पुलिस तो वो रिकॉर्डिंग देगी माननीय उच्च न्यायालय में। लेकिन मैं आज आपसे और आपके माध्यम से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की जनता से पूछता हूं, ये क्या हाल बना रखा है पुलिस का इन लोगों ने कि वो महज किसी मालिक के इशारे पे चलने वाले जो कारिंदे होते हैं वैसे बन के रह गए हैं। ये क्या हो रहा है पंजाब पुलिस के मलिक साथ? साहब, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। मैं आऊंगा इस विषय पर सर, मैं आऊंगा, और भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मैं सर मलिक साहब, मैं प्लीज, महाराष्ट्र में हो रहा है, मैं सर आ रहा हूं, महाराष्ट्र में इस पे और डिटेल में चलेंगे। में हुआ, पंजाब से हुआ, मलिक साहब इस पे और डिटेल में चलेंगे। हरियाणा में हुआ ऐसा कभी? सुनिए सर, सुनिए, मैं बता रहा हूं। जैन साहब सुनिए, जैन साहब रुकिए, और भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इस पर थोड़ी कानून की जानकारी जो है मैं अब चाहूंगा कि हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचे। शष्मिता त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लगता है अभी संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड, ठीक है जैन साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आते हैं। देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी कहते हैं तेजेंद्र बग्गा को हम ऐसे अरेस्ट नहीं होने देंगे। मैं बीच साहब कहना चाहता हूं, कल हिसार के अंदर दो गुटों के बीच में 4-4 गोलियां लगी, किसी गेटी में लगी, किसी टांग में लगी, पुलिस वहां पे कुछ नहीं कर पा रही। हरियाणा के अंदर रोड पे लाशें पड़ी रहती हैं, वहां कुछ नहीं कर पा रही। खुलेआम गुंडागर्दी होती है, उसको कुछ नहीं कर पा रही। एक गुंडे को, एक लफंगे को रोकने के लिए जो पंजाब पुलिस ने कानूनी रूप से अरेस्ट किया था, पंजाब पुलिस ने एक गुंडे को अरेस्ट किया था, और जो कुरुक्षेत्र के एसपी को लिख के दिया गया था, उसको अनिल विज बता रहे हैं, एक गुंडे को बता रहे हैं। बीजेपी गुंडे लफंगों की पार्टी है, गुंडे लफंगों की पार्टी है, जो मुख्यमंत्री अगर जैन साहब, मलिक साहब प्लीज शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, प्लीज। देखिए, अगर ये मेरी पार्टी को गाली देंगे तो वापस सुनना पड़ेगा। ठीक है जैन साहब सुनिए, मलिक साहब और भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे सर, और लोगों को भी समय दीजिए सर। सुनिए जैन साहब, सुनिए मलिक साहब प्लीज। मनीष खटाना साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से। मनीष जी, इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करना क्या सही है? कभी अलका लांबा को नोटिस भेज दिया जाता है, कभी कुमार विश्वास को नोटिस भेज दिया जाता है, और कभी गिरफ्तारी हो जाती है तेजेंद्र पाल बग्गा की। मनीष जी, देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही खेद की बात है, बहुत ही दुख का विषय है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से गिरफ्तार करना। मैं उसके लिए, ये इसलिए नहीं कि वो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम प्रवक्ता हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक होने के साथ साथ वो इस देश के
संविधान में हर आदमी का विश्वास है, और जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है ये सबको पता है, ये हर आदमी को दिख रहा है कि ये बदले की कार्रवाई। जिस तरीके की राजनीति देश में पिछले 7-8 साल से चल रही थी, अरविंद केजरीवाल साहब पिछले 10 साल से दिल्ली में एक ही बात कहते हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए, मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए। जैसे ही पंजाब के अंदर उनको पंजाब पुलिस मिली, पंजाब पुलिस मिलते ही सबसे पहला काम उन्होंने अलका लांबा, कुमार विश्वास और जो भी उनके पुराने साथी थे, जिसने कभी उनके ऊपर कोई बात, जो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, हिंदुस्तान में हर आदमी स्वतंत्र है, तो जैसे ही आपको पावर मिली, आपको पुलिस मिली, आपने सबसे पहले क्या काम किया? इसके बाद ये आपकी नियति दर्शाता है केजरीवाल साहब की कि भविष्य में आपको जैसे पावर मिलेगी आप उसका यूज करोगे या मिसयूज करोगे, ये सबसे पहली बात है। और बग्गा साहब को जैसे उठाते हैं, उसके बाद पीपली में हरियाणा पुलिस उनको रोकती है, उसके बाद वापसी दिल्ली लाया जाता है, फिर पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर किडनैपिंग का केस करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब एक आम आदमी की चोरी होती है, एक आम आदमी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी क्राइम होता है, तो क्या वास्तव में पुलिस इतनी मुस्तैदी के साथ काम करती है? और जिस मुस्तैदी के साथ आज सरकारें आपस में लड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं, ये जो पुलिस को जो तनख्वाह मिलती है, ये आम आदमी की जेब से जो वो अपना टैक्स जमा करता है उससे ये तनख्वाहें मिलती हैं, तनख्वाहें बढ़ती हैं, ये सारा प्रशासन व्यवस्था चलती है, ये आम आदमी के लिए चलती है, ये सरकारों को अपनी ताकत लगाने के लिए नहीं मिलती। जो सरकारें आज बैठी हैं और वो जिस तरीके से ताकत का दुरुपयोग कर रही हैं, मैं ये सोचता हूं कि आने वाला समय, अभी तो पंजाब में शुरुआत हुई है, अभी तो पंजाब में हालात महीना 2 महीने भी नहीं हुए, अभी 5 साल केजरीवाल साहब कैसे निकालेंगे? और अगर ये शुरुआत है तो मेरे ख्याल से इस देश का दुर्भाग्य है, ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो। मैं आपका भी इस जी न्यूज का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि बहुत अहम मुद्दा है, और एटलीस्ट कम से कम जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो बड़े बड़े परिवार हैं, मुख्यमंत्री हैं देश में, आज गृह मंत्री हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, पुलिस को आपस में ना लड़ाकर। मैं मनीष जी फिर आपके पास आऊंगा, जो बात आपने कही है इस पर जवाब लेंगे रणबीर शर्मा जी से, जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं हरियाणा। मैं आ रहा हूं जैन साहब, आ रहा हूं मैं। अब एक देखिए, सभी प्रवक्ताओं को समय देना जरूरी है। रणबीर जी हमारे साथ हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। सर, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करना गलत है, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आम जनता के जब कोई ऐसे मुद्दे होते हैं तो पुलिस इतनी तत्परता से काम करती है क्या? क्या वाकई राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत तेजी से काम होते हैं, आम लोगों के लिए उसमें ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है? ये बात सही है कि ये राजनीतिक जो आकाएं हैं वो अपनी अपनी पारी खेल रहे हैं, ये तो मैं देख रहा हूं अच्छी तरीके से। लेकिन सवाल पुलिस की 2-4 चीजें जो उन्हें पूरी करनी चाहिए थी। जब पंजाब पुलिस ने अगर कोई मुकदमा दर्ज किया है तो सबसे पहले तो वो वहीं से मजिस्ट्रेट से वारंट लेके चलते, तो अपनी सेफ साइड उन्हें करनी चाहिए थी। नंबर 2, जब वो दिल्ली पुलिस में गए तो उन्होंने अगर अरेस्ट कर लिया तो वही मजिस्ट्रेट को पेश करके ट्रांजिट रिमांड ले लेते, जो वो भी गलती हुई। तीसरी गलती हुई कि उनके घर वालों को वहीं की वहीं वो लिख के देते कि भी इस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मुकदमे के तहत हम इनको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, वो भी उन्होंने नहीं किया। और जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं, पुलिस को ये समझना चाहिए कि हम 36 साल के लिए भर्ती होते हैं, हमें किसी पॉलिटिकल आका की नौकरी नहीं करनी है, हमने कानून के रखवाले हैं और कानून के तहत ही हमें कार्रवाई करनी है। अगर पॉलिटिकल कोई बात कहता है, अगर वो कानून के दायरे में आती है तो उसे करिए, अगर कानून के दायरे से वो बाहर है तो आप बिल्कुल तौर से कह दिए कि ये कानूनी तौर से गलत है, वो आपका ट्रांसफर करेगा, वो इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और पुलिस का जो की बदनाम होती है, ये पुलिस को जूनियर अधिकारी से लेके सीनियर अधिकारी तक सोचना पड़ेगा। अभी इस प्रकार की पॉलिटिकल जो राइवलरी है वो किसी सूरत में पुलिस उसके बीच में ना आए। पॉलिटिकल बॉसेज अपनी महत्वाकांक्षाएं के लिए वो लड़ते हैं, बोलते रहने दें, लेकिन हम अपना काम कानून के तहत रह के करें। जो उनकी 2-3 चूक हुई, चाहे वो पंजाब पुलिस थी, नंबर 2 दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस को भी ये पता था कि भाई ये किसी न किसी मुकदमे के तहत उन्हें गिरफ्तार लेके गए हैं। दिल्ली पुलिस के आपस में सीनियर ऑफिसर DG से बात करते और ये मुकदमेबाजी आना, इसके बाद फिर हरियाणा पुलिस को बीच में रोकना, मतलब सारी खाकी एक बदनाम सी होगी।
इस वजह से कि भाई पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं, जो पहले कुछ कहते थे आज कुछ कहते हैं, अपनी अपनी बातों के लिए अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं और पुलिस उसमें पिसती है। ये पुलिस का इंटरफेरेंस छोड़ दें, पुलिस का मिसयूज ना करें, जो सही कानून के दायरे में है, कानून के फ्रेम में है, वो काम करके दिखाएं जो पुलिस का मेन काम है। अदरवाइज तो फिर यही खेल चलता रहेगा। वो पॉलिटिकल बॉस बोलेगा कि ऐसे करो, दूसरा पॉलिटिकल बॉस बोलेगा ऐसे करो। हाँ। तो पुलिस का तो खाकी का रवैया खराब हो गया ना। अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसे कानूनी तरीके से सिस्टम के तहत काम करें। हरियाणा पुलिस कुछ नहीं करती। अरेस्ट वारंट होता तो हरियाणा पुलिस कुछ नहीं करती। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको दी होती, घर वालों को लिख के दिया होता, अभी हम इसको इस मुकदमे के तहत गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं जो उनका दावा था। लेकिन अब तीनों चीज नहीं करती। अब सारे पुलिस के अंदर चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक खलबली मची हुई है। अभी ये क्या हुआ? बिल्कुल रणवीर जी, फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ रजवंत जी हैं एनएलडी से। रजवंत जी, राजनीतिक द्वेष के चलते हरियाणा हाईकोर्ट ने मैं आ रहा हूं सर। मैं मलिक साहब एक रिएक्शन रजवंत जी से ले लेते हैं, फिर आऊंगा सर मैं आपके पास। एक छोटा सा रिएक्शन। रजवंत दनवाल साहब हमारे साथ हैं एनएलडी से। रजवंत जी, जिस तरह राजनीतिक द्वेष को लेकर, बयानबाजियों को लेकर पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ये कब बंद होगा? क्या इस पर रोक नहीं लग जानी चाहिए? देखिए आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरी तरह से राजनीतिकरण हुआ है इस चीज का। कोई भी आदमी अगर कानून के खिलाफ कोई काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जो अपराध है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और अगर उस मुकदमे के दर्ज करने के बाद उस पे चाहे उसको नोटिस दिया जाता है, जिस प्रकार से देखा है, मीडिया में देखा है या जो भी पता लगा है कि उनको नोटिस दिया गया है, शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस दिया गया है, और अगर वो उसके बावजूद नहीं आते हैं और जब उसके गिरफ्तार करने के लिए अगर वो जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस को, चलो पंजाब पुलिस की तो इंटेंशन मान ली जाएगी कि वो उसको गिरफ्तार करने के लिए माने, उनकी गलती भी यही है कि जिस प्रकार अभी रणवीर जी बता रहे थे, बिल्कुल सही और दुरुस्त बताया है। अगर वो लोकल पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन देना उनके लिए बनता है, इसके बावजूद भी अगर लोकल पुलिस उनको उनका जो इंफॉर्मेशन है उसको पुट नहीं करती है, उसको नहीं लेती है, तो वहां पे उन्होंने जो वीडियोग्राफी वाला काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन उन्होंने जो पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है वो बिल्कुल गलत किया है। ये किसी न किसी राजनीतिक साजिश का इशारा कर रही है। इस चीज में बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ ना, पहली बार ही शायद और भी हुआ हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि पुलिस के ऊपर पुलिस मुकदमा दर्ज करे, खासकर इतने जल्दी कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मेरे बेटे को कोई गिरफ्तार करने के लिए आया पुलिस और उसके खिलाफ अपहरण का मुकदमा, पुलिस को 452 का अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, तो ये छोटी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं से इशारे से हुआ है ये मुकदमा, और इसमें बदनाम सरकारें तो जो होनी थी वो सरकारों का तो काम है, उन्होंने तो अपनी कर दी, लेकिन जो असल में जो पुलिस का जो रवैया है वो सामने आया है। बदनाम कौन हुई है? पुलिस हुई है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि आम जनता का जो विश्वास पुलिस के ऊपर बना हुआ था और वो तोड़ने का काम किया है। हरियाणा पुलिस उसमें गलती से इन्वॉल्व हुई है, वो गलती से इन्वॉल्व हरियाणा पुलिस को भी ये पता है, और ये हुआ क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। अगर उसने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब वो वापस दिल्ली पुलिस में क्यों भेजा गया? जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और दिल्ली पंजाब की पुलिस उसको लेके जा रही है तो लेके जाने देते ना, उसको वापस दिल्ली भेजने का क्या मतलब बनता था? ये पूरी तरह से पहले केस को पूरा पढ़ के अधूरी जानकारी है। मैंने पढ़ लिया, आपकी अधूरी जानकारी है प्रभु, पढ़ लिया। सारी जानकारी आपको होगी क्या? अरे पढ़ो तो सही, केस तो पढ़ो पहले पूरा। माननीय कोर्ट ने, माननीय हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने ये कहा है मलिक साहब, एक मिनट अगर मलिक साहब सुन लीजिए, मलिक साहब सुन लीजिए, मैं बोलने आपको भी नहीं दूंगा, मैं बोलने आपको भी नहीं दूंगा, मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा मलिक साहब। अगर आपको ये बता दूं, चौटाला साहब ने एक बंदे को उठाने के लिए जब आपके हिमाचल भेजा था और वीरभद्र सिंह ने दर्ज हुआ है, आपकी आदत ऐसे ही बताया था और आपको पता लग रहा है आपकी आदत क्या है? व्यक्ति को ले गई थी। जब आज आप बताइए, जिसने पहले ये करा वो ज्ञान दे रहा है। जब किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री किसी भी नेता को अगर कोई गाली देता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो पता लगा दर्द कितना होता है। ये दर्द बयां कर रहे हो आप अपना कि आपका कोई नेता है किसी मुख्यमंत्री। अरे तो जब प्रधानमंत्री को साइकोपैथ बोला जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, तब तो कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए थी। आप ये क्यों कह रहे हो? आप ये चीज क्यों कह रहे हो? आपने क्यों नहीं करी? करे ना, प्रधानमंत्री तो आपका भी है, आपने क्यों नहीं करी? बना है, आपने क्यों नहीं करी?
कानून आपने प्रधानमंत्री को आपको दिया, आपने क्यों नहीं करी? आपको दिक्कत क्या हो रही है मलिक साहब? अगर उसने गलत किया है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? कानून अपना काम कर रहा है ना, आपको दिक्कत क्या हो रही है? काम कर रहे हैं ना भाई, कानून कार्रवाई कर। तो क्या अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो यहाँ पे क्या ये माना जाए कि अमित शाह के इशारे पे हुआ ये? आगे बताइए, अगर वहां पे मान साहब के इशारे पे काम हो रहा है तो क्या ये माना जाए कि वहां पे अमित शाह के इशारे पे हो रहा है? ये चीज आपको, दोनों लोग दिल्ली में रहते हैं, पुलिस इसको संभालेगी, दिल्ली में हुआ, लेकिन दोनों आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दोनों की राजनीति दिल्ली में, पंजाब में कंप्लेंट होती है, पंजाब पुलिस आ जाती है। क्यों? जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो आप उसको पार्टी लेवल पे क्यों लेके? नहीं, पार्टी लेवल पर नहीं सर, पार्टी लेवल पर नहीं, क्षेत्र की कुछ सीमाएं होती हैं सर, उन सीमाओं के दायरे में रहकर के अगर काम होगा तो बेहतर होगा। ठीक है मलिक साहब सुनिए, रजवन जी सुनिए, रजवन जी सुनिए, और भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुनिए रजवन जी। ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या क्लियर करेंगे सर? जब पंजाब की पुलिस ये कह रही है कि हमने उनको नोटिस दिया है, क्यों दिया है सर? क्यों दिया है? वही तो रमन मलिक साहब का यही कहना है कि मामला दिल्ली का है, मुख्यमंत्री दिल्ली के, नेता दिल्ली का, रहते दिल्ली में, मामला ट्वीट दिल्ली में हुआ, तो पंजाब पुलिस ने कैसे मामला दर्ज कर लिया? मुकदमा दर्ज कहाँ पे हुआ है? पटियाला में, पटियाला में हुआ है सर। आपके लिए मुकदमा। अच्छा चलिए, हमारे पार्टी को छोड़ दीजिए, अलका लांबा को क्यों मैं सर इसी मलिक साहब, मैं उसी पे मलिक साहब, मुझे लगता है रजवन जी है वो ठीक आदमी नहीं है जिससे इस सवाल का जवाब लिया जाए। मैं इस पर दीपक जैन जी से जवाब लेता हूं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक साहब, जब पुलिस की मांग होती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली की आम आदमी पार्टी के कोई भी विधायक, कोई भी नेता हमेशा बात यही कहते हैं कि हमें दिल्ली पुलिस का अधिकार दे दो, हमें दिल्ली पुलिस का अधिकार दे दो। पंजाब में अधिकार मिला तो सर पहले अलका लांबा, कुमार विश्वास और अब तेजिंदर पाल बग्गा, आगे ये लिस्ट कितनी लंबी है सर? नवीन जिंदल, दिल्ली के भाजपा के एक और कार्यकर्ता है नवीन जिंदल, उनके खिलाफ भी लगे हुए हैं। जी, मैं उन्हीं से बात करना चाहता, लेकिन मलिक साहब अभी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही किसी वजह से। दीपक जैन जी इस बात का जवाब अभी जुड़ेंगे तो उनसे हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। रणवीर जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, मैं चाहूंगा कुछ बिंदुओं पर उनसे जरूर इसके बारे में जानकारी ले ली जाए, वो आम लोगों के लिए और हमारे लिए भी उचित होगी। रणवीर साहब, ये जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, एक ऐसे छोटा सा मामला था जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेकिन पुलिस के इन्वॉल्वमेंट को लेकर दूसरे पुलिस के, स्टेट पुलिस के द्वारा उन पर मामला दर्ज कराना, ये कैसे होता है सर? इस मामले में कहां तक पुलिस पर कैसे कार्रवाई होगी और वहां पर किसको पक्षकार कैसे बनाया जाएगा? अगर अपहरण का मामला पंजाब पुलिस पर दर्ज कराया जाता है तो ये इस केस को थोड़ा हमें समझाइए कि आखिर इसमें क्या कार्रवाई होगी और कैसे आगे घटनाक्रम होगा, कौन पक्षकार होगा, कौन प्रतिवादी होगा? देखिए मैं आपको बता दूं। हेलो जी हाँ रणवीर साहब बताएं। मैं सुन रहा हूं आपकी बात, आपका सवाल मैं समझ गया हूं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि पंजाब पुलिस अपना अरेस्ट वारंट, अगर उन्होंने नोटिस का जवाब दिया या नहीं दिया, या उनकी सेटिस्फेक्शन थी या नहीं थी, तो अपने इलाका मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लेके वो चलते, सेफ साइड रहती। जो पहली गलती हुई। दूसरी गलती अब दिल्ली पुलिस कर रही है कि उन्होंने एक जिनके यहाँ वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और बग्गा के फादर के बयान के ऊपर वो उनके खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये चाहिए था कि भी पहले वो मजिस्ट्रेट के पास जाते, जो पंजाब पुलिस वाले, और ट्रांजिट रिमांड लेके वहां जाते या उनको लिखित रूप में देते तो बात नहीं होती। दिल्ली पुलिस का फर्ज था कि सीनियर लेवल पे अपने डीजी से बात करके पंजाब पुलिस को कहते भी कोई बात नहीं, आपने गलती से आप इसको ले गए हो, हमें इंफॉर्मेशन पूरी दो, आप इसकी डेली डायरी रिपोर्ट, जिसको हम रपट बोलते हैं, वो रपट थाने में लिखवाओ, जिससे कि थाने की रपट लेकर के पुलिस, दिल्ली पुलिस के पास भी वो सिस्टम है, अगर भी उस रपट के थ्रू वो उसको ट्रांजिट रिमांड दे देते हैं भी आप इसको ले जा सकते हैं। जो यहाँ भी गलती कर रहे हैं आपस में, क्योंकि जो पुलिस अपने राजनीतिक सिस्टम के इंटरफेरेंस से काम करेगी तो खाकी बदनाम जरूर होगी, जो यहाँ बदनाम हो रही है। तो इसलिए अब दिल्ली पुलिस ने भी वही कर दिया जो पंजाब पुलिस पहले गलती करके कि भी वहां के राजनीतिक इंटरफेरेंस की वजह से वो उठाने के लिए चलती है सीधे के सीधे, जैसे वो आतंकवादी, वो गलत था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक बयान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया किडनैपिंग का, वो भी गलत है, जबकि पता कि उसके खिलाफ वहां एक मुकदमा है और दोनों मुकदमे में कुछ नहीं होगा। दोनों मुकदमे ही बिल्कुल मतलब बेफिजूल के मुकदमे हैं। चाहे पंजाब पुलिस का मुकदमा वो भी बेफिजूल का है,
इधर से किडनैपिंग का जो मुकदमा वो भी बेफिजूल का है। दोनों ही मुकदमे में कोई सिरे नहीं चढ़ेगा, ना मजिस्ट्रेट के पास चढ़ेगा, ना कोर्ट में चढ़ेगा, ना तफ्तीश में चढ़ेगा। मतलब ये जो कार्रवाई है दोनों की ही घाल पेल सिस्टम में कहीं भी नहीं सिरे चढ़ती है, और केवल अपना राजनीतिक बदला लेने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सिस्टम को खराब कर रहे हैं, जो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रमन मलिक साहब के पास चलेंगे। रमन साहब, एक और मामला था जिग्नेश मेवाणी का, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। असम पुलिस जाती है, गुजरात से उन्हें गिरफ्तार करके लाती है, और इसके बाद इसी तरह की कुछ यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक नेता ने टिप्पणी की थी। थोड़ा सा फर्क है जी, वो फर्क समझाएं। फर्क ये है कि कोई भी लीगल प्रेसिडेंट या लीगल जो उसका दायरा है उसको ना आसाम पुलिस ने, ना पंजाब, ना गुजरात पुलिस ने तोड़ा। कहीं ऐसी रिपोर्ट किसी के माध्यम से नहीं आई है कि लॉज आर नॉट फॉलोड। ये एक बहुत बड़ी बात। क्या एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछता हूँ, बाकी सारी भी छोड़ दो। एक किसी भी अभियुक्त को किसी इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए अगर आपने ले जाना होता है तो ट्रांजिट रिमांड की, और यहां तक कि इंटर स्टेट नहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो तो भी ट्रांजिट रिमांड आपको देना पड़ता है। जब थाना प्रभार क्षेत्र बदलता है तो ट्रांजिट रिमांड की जरूरत होती है। क्या इनके पास ट्रांजिट रिमांड था? नहीं था। क्योंकि मैं बार बार आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि ये मनमर्जी से करी हुई एक एक्टिविटी है। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी बात है कि जब 8:30 बजे इनकी गाड़ियों का जमावड़ा, मेरे पास अभी मैं वही सीसीटीवी देख रहा था, सीसीटीवी का एक इनका पूरा मेरे पास आया है जहां पे पंजाब पुलिस की गाड़ियां जिस प्रकार से आ रही हैं, उनके किसी पड़ोसी ने भेजा। मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जब आप पुलिस का ऐसा दुरुपयोग करते हो तो आप पुलिस की जो इज्जत है उसको साथ में धूमिल करते हो। आपकी अपनी हो या ना हो, देश में आपको क्या समझा जाता है वो एक अलग विषय, लेकिन आप पुलिस की वर्दी जिसके ऊपर भारत का एम्बलम शेर लगा हुआ है, उस शेर को आप धूमिल कर रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज साहब जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। अगर किसी प्राइवेट आदमी ने एक प्राइवेट आदमी के ऊपर कंप्लेंट करी, कंप्लेंट किस चीज की करी है? कंप्लेंट इस चीज की करी है साहब कि आपने फला व्यक्ति को फला चीज कही। जब पटियाला के अंदर ये हालात हो गए तब तो ये पूरी पुलिस और पूरा सरकार चुप बैठे हुए थे। AK-47 फायर हो रही थी, साथ में भंगड़े हो रहे थे। आप वो दृश्य भूल गए। मैं एक और चीज आपको स्मरण करा देता हूं, इस विषय में बहुत जरूरी है याद रखना कि ये सरकार जो बनी है पंजाब में, वो उसके आला अधिकारियों की मीटिंग दिल्ली में ACS की मीटिंग होती है केजरीवाल और राघव चड्ढा के साथ, जबकि पंजाब का मुख्यमंत्री उसमें नहीं बैठा हुआ। हाँ। ऐसा क्या हो गया साहब? क्या ये मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं मलिक साहब। पॉइंट यही था। चलिए इस पर मनीष खटाना जी से भी एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। मनीष खटाना जी, गुजरात में जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया हुआ है, निर्दलीय विधायक के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी हालांकि किसी को भी नहीं करनी चाहिए इस तरह से, क्योंकि एक मर्यादित पद है, उस पर अगर कोई टिप्पणी करता है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां भी गिरफ्तारी ऐसे ही हुई, असम से पुलिस आई, गुजरात पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार होती है, किसी और दल की सरकार होती, तो शायद इसी तरह के घटनाक्रम को हम उस समय देखते। खटाना साहब, मनीष जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दीप कमल सहारण हमारे साथ लगातार मौजूद है। दीप कमल जी, चूंकि जिस तरह के घटनाक्रम का ये आज हमने पूरा परिदृश्य देखा, पुलिस की छवि तो निश्चित रूप से इसमें जनता के बीच किस तरह से जा रही है, निश्चित रूप से वो ये समझ रहे हैं कि राजनीतिक दलों के हाथों पुलिस मजबूर हो रही है। पुलिस की छवि के लिए ये सर ठीक नहीं है। हाँ देखिए आशीष, अगर हमें ये लगता है और हम इस बात पर अगर
लड़ रहे हैं कि दिल्ली की पुलिस किसी एक पार्टी के इशारे पर काम कर रही है और पंजाब की पुलिस किसी एक पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोगों में संदेश यही देता है कि पुलिस, चाहे आप जो कहती है कि हम आपके साथ हैं, आप हम पर विश्वास कीजिए, और सर हरियाणा पुलिस को लेकर भी उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं हरियाणा पुलिस के बारे में भी बताता हूँ आपको, लेकिन अगर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, अगर पूरे दिन से टीवी चैनल्स पर अगर ये चल रहा है और आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम पुलिस को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में डिफेंड कर रहे हैं या पुलिस को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उस पर हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण के साथ बताऊंगा। 2016 में हरियाणा पुलिस गई थी मुंबई, वहां पर संदीप गडोली नाम के एक बदमाश को एनकाउंटर किया था, उसकी प्रेमिका के साथ वहां पर वो था, और वहां से उसको एनकाउंटर में ही उसको मार दिया था होटल में। 5 पुलिस वाले, हरियाणा पुलिस वालों पर मुंबई पुलिस ने मर्डर का चार्ज लगाया था और वो अभी भी केस चल रहा है। मुंबई में हरियाणा पुलिस जब एनकाउंटर के लिए गई तो वहां पर जब एट द स्पॉट एनकाउंटर हो गया, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें होगा कि अगर आप किसी और की टेरिटरी में आकर, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आए हैं, पकड़ने के लिए आए हैं या अपनी सीआईडी के हिसाब से काम कर रहे हैं और वहां पर एनकाउंटर कर देते हैं, तो आप पर मर्डर का चार्ज लगेगा। 2000, ये फैक्ट है, आप रणबीर जी से पूछ लीजिए संदीप गडोली के मैटर में। दूसरी बात, ये बात कि कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है और पुलिस उस पर काम करे या ना करे, सारा देश तो इस बात पर लगा हुआ है कि 112 नंबर है, कॉल कीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, पुलिस कहीं हाईवे पे आपके घर पे आएगी और हेल्प करेगी। 2 बार मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण आपको बताता हूँ। करनाल के पास मेरी गाड़ी को कोई टच करके चला गया था और फिर वो रोक नहीं रहा था गाड़ी, मैंने उस वक्त 100 नंबर होता था, कॉल किया था। कुरुक्षेत्र में पिपली पुलिस उसको रोके हुए खड़ी रही जब तक मैं वहां नहीं पहुंचा और उनसे माफी मंगवाई, उनसे जो कानूनी कार्रवाई बनती थी उसके बाद उनको जाने दिया। एक बार स्टूडेंट लाइफ में मेरा बैग एक बस में रह गया था, मैंने 100 नंबर पे फोन किया था, वहां पे जहां पे दूसरा तीसरा नाका पड़ता था वहां पर हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा रोडवेज की बस को रोक कर मेरा बैग, जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स, पैसे और सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मेरा बैग सुरक्षित संभाल कर रखा था। तो ये पुलिस जब आम लोगों के लिए हम चाहते हैं कि वो कार्रवाई करे, जब उनके पास दिल्ली पुलिस को जानकारी भेजेगी या कल पंजाब पुलिस ने जानकारी भेजी थी कि 4 मिलिटेंट आ रहे हैं कि इनोवा में, वो काम नहीं करती, तो क्या हम ये डिबेट नहीं कर रहे होते किस लिए बैठी है पुलिस, किस लिए ये इनोवा गाड़ियां लेकर 112 नंबर का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आप जब पुलिस काम कर रही है तो फिर हम ये कह रहे हैं कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां की सरकार बीजेपी के इशारे पर काम करती है, जो जिसके बारे में झगड़ा हो रहा है वो बीजेपी का कार्य करता है। ये पुलिस के ऊपर हम क्यों इतना बड़ा उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि वो कोई काम ना करे, या क्यों उसको इस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ की पुलिस है तो इस पार्टी के इशारे पर काम करे और वहां की पुलिस है तो उस पार्टी के इशारे पर काम करे। ये चीजें मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीज से बचना चाहिए, एग्रेशन की बजाय कि यहाँ आम आदमी पार्टी के जो है, मैं प्रवक्ता सुन रहा था, डिबेट शुरू होने से पहले ही गुंडा गुंडा चिल्ला रहे थे और जब रमन मलिक जी ने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया तो वो विचलित हो गए। ये क्या माहौल क्रिएट कर रहे हैं हम देश में? नहीं, मैं विचलित नहीं हुआ, मैं विचलित नहीं हुआ। नहीं सर, आप हो रहे हैं, सुनिए सर, सुन लीजिए दीपक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप सुनिए, मैं आ रहा हूं सर, आपको समय दूंगा मैं, प्लीज बात पूरी कर लेने दीजिए। ये आपका पहला शब्द, गुंडों की पार्टी है, चुने मुख्यमंत्री। सर सुनिए दीपक जैन साहब सुनिए, आप सर डिरेल ना करें, आपसे निवेदन है सर, डिरेल ना करें सर, डिरेल ना करें प्लीज। बोल के करेंगे, ये आम आदमी पार्टी है, ये बीजेपी है। मैं जैन साहब आ रहा हूँ, सुनिए सर, सुनिए, मौका दूंगा सर, प्लीज आप बोलिएगा ना, आप बोलिएगा, मर्यादा में रह के बोलिएगा प्लीज, बोलने का मौका मिलेगा प्लीज, सुनिए। जीरो पे नहीं, हमारी चिंता मत कीजिए, लेकिन आप जो शुरुआत कर रहे हैं तो आपके तालमेल नहीं खाता है। जैसे गांव में जा पाते हैं, जैन साहब सुन लीजिए ना प्लीज, जैन साहब सुन लीजिए ना, क्यों जज्बाती हो रहे हैं सर, सुन लीजिए। बीजेपी दोनों मिले हुए क्या? जैन साहब बिल्कुल आपको नहीं पता, बीजेपी जेजेपी मिलकर सरकार बनाई हुई है हरियाणा में। सर सुन क्यों नहीं रहे आप? प्लीज सुनिए ना सर, क्यों डिरेल कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास, समय दूंगा सर, सुन लीजिए प्लीज। वो विषय नहीं है आज, वो जिस दिन विषय होगा उस दिन आपने भी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई थी, भूल गए? कांग्रेस को गालियां दे दे, गालियां दे सरकार इस प्रकार इंटरेस्टेड है, कोई भी प्रवक्ता इस प्रकार की डिबेट के लिए, अगर ये बात करने का तरीका नहीं जानते तो ये डिबेट में ना। और उसके बाद उनके साथ उनकी जैन साहब सुन लीजिए, चला रहे थे, शर्म नहीं आ रही थी उस दिन आपको? यहाँ बैठ के गुंडा कर मैं तो सुन रहा हूं, लेकिन इनको तो बोलोगे, इनको तो बताओगे ये मेरे को अटैक कर रहे हैं। सर सुन लीजिए, जैन साहब सुन लीजिए, आपको ऐसे किसी को समय नहीं मिलेगा और किसी की बात बिल्कुल साफ नहीं हो पाएगी। सुनिए, कैसे लोग हैं ये जो आ रहे हैं यहाँ पर? ठीक है कमल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
मैं आ रहा हूँ जैन साहब, मैं आ रहा हूँ। दीप कमल जी बात पूरी कर लें, फिर आ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि कैसी पार्टी आ रही है, ये आते ही कम से कम इस टाइप का एग्रेशन। हाँ, यहाँ पर और मसले कम है क्या जो आप इस टाइप के मसले लेकर लोगों को भिड़ा रहे हैं, गुंडा गुंडा बोल रहे हैं? हमने तो कभी नहीं डिबेट में बोला किसी गुंडा इस तरीके से। हाँ। 3 साल से आ रहे हैं डिबेट्स में, आपका पहला शब्द ये है। नहीं, जरूरत भी नहीं है ना सर। ठीक है, आप निजी तौर पे किसी पार्टी के नेता को क्या कहते हैं। मैं दीपक जी आ रहा हूँ, आपसे जवाब ले रहा हूँ सर। आपसे जवाब ले रहा हूँ, आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा और थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज होती है, किसी व्यक्ति की हिस्ट्री, किसी मुख्यमंत्री के घर को तोड़ने की, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने की, बार बार उसको ट्विटर पे ऐसे शब्द जो मैं बता नहीं सकता वो लिखने की होती है मानसिकता, जिसके दंगे भड़काने में जिसका योगदान हो। अमित शाह जी का जिसका रोड शो निकल रहा था भाजपा का, वहां पे उसने दंगे भड़काए हो, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई हो, जो पुलिस के रिकॉर्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड पे तो जो आदमी चाहूंगा ना, ट्विटर पे ऐसा क्या लिख दिया तेजिंदर बग्गा ने? मैं नहीं बोल सकता, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ। ट्विटर पे आप तेजिंदर बग्गा जी, एक सेकंड, आपने बीच में बोला, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए आप, एक सेकंड सुनिए आप, सुनिए आपकी पार्टी नहीं सुनेंगे सर। अगर कोई गलत बात सुनिए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उसको ठीक है, सुन लीजिए। अगर गलत होगी तो आप बोलिएगा। सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनेंगे सर, सुनेंगे। तेजिंदर बग्गा जी ने कहा था, मैं थोड़ा बता देता हूँ, बोला हजार फलाने मरते। तेजिंदर बग्गा जी ने बोला था 1000 फलाने मरते हैं तो एक केजरीवाल पैदा होता होगा। तेजिंदर बग्गा जी ने बोली थी ये बात, ये हमने नहीं बोली। और तब तेजिंदर बग्गा जी ने कहा केजरीवाल पैदा होता है। जैन साहब, ये जिसने जो बोला, माफी चाहता हूँ, जिसने जो भी बोला, तो क्या आप इस बात को मानते हो कि ये सारा का सारा बदले की कार्रवाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल बदले की कार्रवाई नहीं है। सोशल मीडिया देश में शांति फैलाने के लिए होता है, शांति फैलाने के लिए होता। सोशल मीडिया पे कोई गंदी बात सोशल मीडिया को लेकर सर एक बहुत बड़ा तथ्य आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया शांति कायम करने के लिए इस्तेमाल होता है सर। मेरे को मेरी बात रखने, मैं एक सवाल और, जैन साहब आपसे एक सवाल और, एक छोटा सा सवाल। जैन साहब सुनिए, एक सवाल छोटा सा और, जैन साहब एक छोटा सा सवाल। आप कह रहे हैं तेजिंदर पाल बग्गा ने गलत टिप्पणी की थी, इसलिए आपने ये वहां से पटियाला से मामला दर्ज करा के पुलिस भेज दी। तो चलिए, ये तो बदले की कार्रवाई हो गई। लेकिन अलका लांबा, कुमार विश्वास, चलिए कुमार विश्वास तो आपकी पार्टी के नेता थे सर, आपकी पार्टी के नेता थे, फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। इनके संस्थापक थे आम आदमी पार्टी के। मेरे को बोलने तो दो, मेरे को अपनी बात रखने का मौका दोगे? मैं बोलने नहीं दे रहा। पंजाब में किसी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज पुलिस ने की, पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को 5 नोटिस दिए। तेजिंदर बग्गा ने एक्सक्यूज दिए। पंजाब में आपके प्रवक्ता हैं वो जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, किसी ने नहीं कराई, जिसको बोला गया उसने कराई। तो दिल्ली में किसी ने क्यों नहीं कराई? दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दिया तो अमित शाह जी ने बोला था क्या? देश विधायकों को फर्जी मुकदमे दिए, सतेंद्र जैन जी जिसका बेटा उठेगा उसका कंप्लेन वो करवा रहा है। अगर आपका बेटा उठेगा तो आप नहीं जाओगे कंप्लेन कराने। 23 विधायकों पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, 23 विधायकों को पकड़ा था और वो सारे बरी हो गए। इसका मतलब अमित शाह जी ने कानून से बरी हुए ना, आप भी ऐसे पकड़ लो। आप एलजी घर पे डेरा डाल देते हो, एलजी के घर को कब्जा लेते हो। ये देश, अरे एलजी के घर को कब्जा क्यों कर रहे थे? सत्य लोगों का देश है, ये लोग गुंडे लफंगों का देश नहीं है। ये यहाँ पे मारपीट नहीं चलेगी, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर आप इनके, मेरा एंकर से एक ही अनुरोध है जी, अगर इस आदमी को तमीज से बात करना सिखा सकते हो तो डिबेट पे मैं रहता हूँ, वरना मैं चले जाता हूँ। मैं ऐसे नहीं सर, विनती तो कई बार मैंने भी की, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। लेकिन जैन साहब आप प्लीज इस चीज को माने सर, सभी सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर, डिबेट डिरेल हो जाएगी सर। इससे आपकी मंशा सबको पता चल जाएगी। जैन साहब आपकी मंशा सबको पता चल जाएगी। एक सवाल मेरा आपसे था कि ठीक है, कुमार विश्वास, अलका लांबा, उसके बाद बग्गा, और अब ये लिस्ट कहां तक जाएगी सर? अगला नंबर किसका है? मलिक साहब को चुप करेंगे एक बार? नहीं, मलिक साहब तो चुप हैं सर, आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो इसलिए वो बोल रहे हैं। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर।
आप ट्विटर पे करें, ट्विटर पे करते हैं पार्टी के लोग, वहां करें सर, यहाँ ना करें, लोग देखते हैं इसे। अभी नई नई पावर मिली है इनको, बहुत दिनों से गुरेज थी कि हमें पुलिस मिली है, पुलिस मिले, पुलिस। मैं आ रहा हूँ, जैन साहब खटाना साहब कुछ कह रहे हैं, मनीष खटाना जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पंजाब में, हाँ जी जैन साहब सुनो, पंजाब ने आपको ताकत इसलिए दी है। नहीं, मैं आ रहा हूँ सर, आपकी बारी है सर, मैं आपके पास, वो आपसे ही प्रश्न कर रहे हैं, आपसे ही प्रश्न है जैन साहब, आपसे ही कर रहे हैं, सुन लीजिए। हरियाणा भगाए, उसके बाद जिस तरीके से पंजाब पुलिस पे मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज करा, वहां बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई, यहाँ आप अपनी ताकत दिखाओ। आप दोनों की ताकत के चक्कर में आदमी का नुकसान हो रहा है, प्रदेश पीछे जा, देश बेरोजगारी में सबसे चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आप थोड़ा समझो, को लोगों ने ताकत दी है, ताकत का सही इस्तेमाल करो। आप डिबेट पे इतना एग्रेसिव होने की बात ही नहीं है। आप अपनी जो आपकी जो बात है वो रखी जाए। अगर उनको अरेस्ट करना था ठीक है, नहीं किया, नहीं सर, आ रहे हैं सर, लेकिन क्या पंजाब पुलिस पर मुकदमा दर्ज करना? नहीं सर, प्रवक्ताओं के भी लेने पड़ते हैं क्वेश्चन सर। आप भी किसी से पूछेंगे तो आप भी पूछेंगे तो उनका भी जवाब लेंगे सर। मेरा एक क्वेश्चन है जी, क्या पंजाब पुलिस पर मुकदमा दर्ज करना ये दिल्ली पुलिस की जाति नहीं है? चलिए, इस मुझे लगता है बिल्कुल, मुझे लगता है सर ये इसका जवाब रणवीर साहब पहले ही दे चुके हैं कि इस केस का मजिस्ट्रेट के सामने जब ये मामला जाएगा तो वहां पे इसका कोई आधार नहीं रहेगा, और जो पंजाब पुलिस पर मामला दर्ज हुआ है उसका भी, और जो पंजाब पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया, ये कहीं स्टैंड नहीं करता। और फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं इस पर जवाब जरूर ले लूंगा। लोगों के दिए हुए टैक्स के पैसों का अगर सरकार नहीं बनी है तो क्या पंजाब पुलिस रोज दिल्ली हरियाणा चक्कर काटेगी या लोगों को खाने का काम करेगी? ठीक है, इसका जवाब जैन साहब से ले लेंगे। रजवंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमियों के, हाँ ये आम आदमियों के, मैं आ रहा हूँ खटाना साहब, काम करेंगे तो मैं आ रहा हूँ, जैन साहब आ रहा हूँ, रजवंत जी भी कुछ पूछ रहे हैं, एक बार उनसे ले लेते हैं। मैं बार यही चीज कह रहा था, जो भाई मनीष ने भी जो बात पूछा बिल्कुल वही था कि अगर पंजाब पुलिस ने अपनी मनमानी की है और जो पंजाब पुलिस ने दिल्ली में आके जो मनमानी की है, एक तो वो चीज, और दूसरी तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया है, तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, क्या ये एक दूसरे से राजनीतिक द्वेष रखते हुए मुकदमा दर्ज किया है क्या? और हरियाणा इसमें इन्वॉल्व इस वजह से हो रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, हरियाणा उसको इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है कि उसको पंजाब ना लेके जाने दे ताकि दिल्ली ले जाए, ताकि वहां पे शायद दिल्ली पुलिस के कब्जे में रह जाए? ऐसा भी कोई इंटेंशन है क्या? अगर इस तरह की है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसमें हरियाणा अपना काम करे, पंजाब अपना काम करे। आज कोई भी है, पुलिस का काम अपराध को रोकने का है, और अगर अपराध को रोकने के लिए कोई भी पुलिस कहीं पे भी कोई भी कार्रवाई करती है, कई बार इनपुट, एक मिनट मलिक जी, कई बार इनपुट्स ऐसे आते हैं कि शायद उसकी सूचना किसी व्यक्ति विशेष को ना देकर, जिस प्रकार से पंजाब की जो पुलिस बता रही है कि भाई हमने वहां पे सूचना देने का काम किया और वहां पे उन्होंने सहयोग नहीं किया, तो क्या पुलिस वहां पर अपना काम नहीं करेगी? हो सकता है उन्होंने वीडियोग्राफी इसी वजह से की हो, शायद वो अपने आप को सेफ रखने के लिए किया। चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूं, सुनिए एक चीज, और जिस प्रकार से उसके पिताजी ने जो सूचना दी कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया, मेरे बेटे का अपहरण हो गया। रमन साहब आ रहे हैं, सुनिए, ये रजवंत जी की बात पूरी होने दीजिए। मलिक साहब मैं आ रहा हूँ, एक बार बात पूरी हो जाए, एक प्रवक्ता की बात पूरी हो, फिर आता हूँ सर। घटनाक्रम 9 बजे तक खत्म कर दिया था मलिक साहब, रमन जी एक बार बात पूरी कर ले रजवंत जी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। अब मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, 11:30 बजे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? रमन जी एक बार चुप हो गए। रमन जी अब आप बात सुनिए, आपको प्रेसिडेंट देता हूँ, सुनिए अभी बात सुनिए। हरियाणा में भी ऐसा होता है, किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो कोई उसको ये नहीं कहते, बुलाते हैं, बोला जी आप थाने में आ जाओ, उसको बैठा लेते हैं, उसको कहते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मामला वहां हुआ है, तो अब इसको आप कैसे कह सकते हैं कि पंजाब मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रजवंत साहब। मलिक साहब क्या कह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 8:30 बजे जब ये लोग घर पे पहुंचे हैं, गाड़ियां मल्टीपल 5, 7, 10 गाड़ियां लेकर, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे आ चुकी है। अब जब ये लोग पहुंचे हैं और उसके बाद अरेस्ट का टाइम जो कुरुक्षेत्र का है वो आप पीपली का देख सकते हैं। उस समय के बीच में जब जो डीएसपी साहब है वो 11:30 बजे पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, 11:30 के करीब, 10:30, 11:30 के करीब, इस समय के बीच में वो हरियाणा को क्रॉस कर हरियाणा बॉर्डर के अंदर घुस चुकी होती है गाड़ी। तो मेरा सवाल अभी भी ये है कि अगर आपके पास ट्रांजिट रिमांड नहीं है,
अगर आपके पास सहयोग नहीं है लोकल पुलिस का, तो आप एक स्टेट में अरेस्ट करके किसी व्यक्ति को दूसरे स्टेट में क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद उस स्टेट की पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं साथ साथ आपको याद दिला दूं, बंगाल में भी बग्गा जी को अरेस्ट करा गया इसी विषय पे ट्वीट के ऊपर। महाराष्ट्र के अंदर अर्नब गोस्वामी के साथ क्या प्रकरण हुआ ये हम सब ने देखा। उसके बाद राजस्थान ने अमन चोपड़ा जी जो एक पत्रकार है उनके ऊपर कर दिए कंप्लेंट ऑफ FIR, वो भी आपने देख लिया। और ऐसा ही इंसिडेंट तमिलनाडु में भी हुआ। ठीक है, मैं रमन साहब एक छोटा सा, क्योंकि समय की कमी, एक छोटा सा सवाल दीपक जैन जी से उसका जवाब लेते हुए, दीपक जैन जी से इसका जवाब लेते हुए समाप्त करेंगे डिबेट को, क्योंकि समय की कमी है थोड़ी सी। एक छोटा सा जवाब रमन साहब, मैं दीपक जी से छोटा सा जवाब ले लेता हूँ। जैन साहब सुनिए, जैन साहब पहले अलका लांबा, कुमार विश्वास, तजिंदर पाल बग्गा, और ये लिस्ट कहां जाकर रुकेगी सर? क्या दिल्ली पुलिस की कस्टडी इसीलिए मांगी जा रही है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में लाया जाए? जवाब तो देने दो। हाँ जी, जवाब तो देने दो, सवाल तो पूरा होने दो सर। क्वेश्चन करते रहोगे? हाँ बोलो। हो गया सर सवाल पूरा, बताइए। क्वेश्चन बोलो। मतलब ये मेरे को जवाब नहीं देना चाह रहे ना आप, मेरे को रोकना चाह रहे हैं आप। अलका लांबा और कुमार विश्वास जी ने भाई साहब आपको बीच में बोले, लेकिन बोल रहे हैं चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, मेरे को जवाब देने दीजिए। बीच में डिस्टर्ब सर एक करके। हाँ, बात करने की तमीज नहीं। देखिए अलका लांबा जी और कुमार विश्वास जी ने चुनाव से पहले बोला था केजरीवाल भारत को बांटना चाहता है, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो पंजाब पुलिस ने यही तो पता किया भाई ऐसे क्या प्रूफ थे जो आप प्रूफ के दम पर पूछ रहे थे, जिससे आपको Z+ सिक्योरिटी भी भाजपा की सरकार ने दी, जिससे आपकी वाइफ को कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान सर्विस में मेंबर बना दिया। ऐसे क्या प्रूफ थे? वो प्रूफ दे दो भाई, ताकि केजरीवाल को अरेस्ट कर पाए। इसमें क्या बात है? प्रूफ देने चाहिए उनको। खालिस्तान के उनके पास सबूत है, पुख्ता प्रूफ सबूत है, तो सबूत क्यों नहीं रखते वो पुलिस के सामने? ठीक है सर, वही सवाल है। और किन किन लोगों से प्रूफ लिए जाएंगे? ये सबूत मांगे गए कि भाई ऐसे क्या प्रूफ है जो देश को बांटने की बात हुई। अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, वो देश के प्रति बात करते हैं। शहीदों को 1 करोड़ रुपए समान राशि देते हैं, वो समान राशि देते हैं। जो अपनी मनोज बेटियों को पूछते हैं और बेटियों की जमीन खा जाने वाले को क्या कहते हैं? अरे भाई साहब, परसों गुजरात में बीजेपी की सरकार खाने वाले को क्या कहते हैं हरियाणा में? ये तो बता दो। अरे मलिक साहब, बेटियों को लाठी चलाते हो आप, तो कैसी बात करते हो? बेटियों की जमीन खाने वाले को क्या बोलते हैं? बच्चों की झूठी कसम खाने वाले को तो भूल जाओ, बेटियों की जमीन खाने वाले को क्या बोलोगे? दिल्ली की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, आपको 40 को लाके छोड़ दिया। और जो बीजेपी को आई थी वो बीजेपी की गोद में जाके बैठी। दिल्ली लूट भी तो। चलिए ठीक है सर, आपकी पार्टी स्तर पर ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर। 3 लाख करोड़ रुपए बोल दिया हमने, हरियाणा को 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जे में पहुंचा दिया है। दिल्ली की सरकार ऐसी है जो 30,000 करोड़ से शुरू हुई थी। चलिए ठीक है सर, मैं जैन साहब माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय कम है। और चूंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस पूरे मामले को लेकर, हालांकि पुलिस की छवि को लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि उनको जो निर्देश मिलेंगे, जो कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते, बयानबाजियों के चलते इस तरह के घटनाक्रम अगर सामने आते हैं तो निश्चित रूप से जनता में इसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।